हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं BESC 134 ब्लॉक फॉर यूनिट 15 दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो आइए शुरू करते हैं। हम इंट्रोडक्शन को स्किप करके आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ नेचर ऑफ डाटा। तो क्वांटिटेटिव डाटा को दो तरीके से मतलब क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला होता है कंटिन्यूस डाटा और दूसरा होता है डिस्क्रीट डाटा। तो अगर हम कंटिन्यूस डाटा की बात करें तो ये ऐसी चीज़ें होती है जिसको जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, बट आप मेज़र कर सकते हो उस चीज़ को। फॉर सपोज IQ टेस्ट, आप इसको काउंट नहीं कर सकते ना, बट आप मेज़र कर सकते हो, ठीक है। इवन अगर आप अचीवमेंट टेस्ट की बात करते हो तो ये सारी चीज़ें, इसको कंटिन्यूस डाटा बोलते हैं। मतलब ओवरऑल ऐसा डाटा जिसको आप काउंट तो नहीं कर सकते हो, ठीक है, उनके वैल्यूज़ को, बट आप मेज़र कर सकते हो। एंड देन डिस्क्रीट डाटा होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। इसको सब डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब अलग अलग पार्ट्स में इसको आप नहीं बांट सकते हो अगर आप चाहो भी तो, ठीक है। उसको डिस्क्रीट डाटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेशनल सेंसस की अगर हम बात करें तो वो डिस्क्रीट डाटा के अंदर में आते हैं, ठीक है। अब अगर ऑन द बेसिस मतलब डाटा ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे अगर हम बात करें तो डाटा को दो तरीके से ट्रीट किया जाता है। सबसे पहला अनग्रुप डाटा एंड दूसरा है ग्रुप डाटा, ठीक है। तो अगर हम अनग्रुप डाटा की बात करें तो ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू यूज़ मतलब गैदर कर सकते हो, ठीक है, इकट्ठा कर सकते हो। अब ये रो डाटा होते हैं जिसको आप अलग अलग कैटेगरीज में अभी तक आपने सॉर्ट नहीं किया है, रो है अभी तक, वो रो फॉर्म में, ठीक है। अगर आप ग्रुप डाटा की बात करते हो तो वो ऐसे है जिसको आपने ऑलरेडी कैटेगरीज या क्लास में आप बांट चुके हो, उसको बंडल कर चुके हो, बांट चुके हो, हाँ ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा मतलब ऐसे जो ग्रुप्ड डाटा होते हैं ना वो सीक्वेंशियल अरेंजमेंट में ऑलरेडी पहले से होती है, एक टेबल के फॉर्म में, जिसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का भी नाम देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डाटा को लेके। देन आते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पे। जो क्लासिफिकेशन होते हैं ना स्कोर्स के, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जब भी हम स्कोर्स को क्लासिफाई करते हैं तो सबसे पहला अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये एक छोटे से सैंपल के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे लिमिटेड नंबर्स होते हैं, जिसको मतलब हाँ बोल सकते हो कि जहाँ पे लिमिटेड नंबर्स होते हैं जिसको रिपीट किया गया है, ठीक है। देन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करो तो ये एक ऐसा टेबल होता है जो एक टोटल रेंज ऑफ डाटा जो होते हैं ना, टोटल रेंज, ठीक है, आप उसको उसके क्लास इंटरवल्स, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आप उसको क्लासीफाई करते हो। ऑलरेडी आपने क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आएगा। अब दो वेज है कि आप किस तरीके से क्लास इंटरवल को प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहला है एक्सक्लूसिव एंड द सेकेंड वन इज़ इंक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव में ना जो अपर स्कोर्स होती है क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल जैसे कि फॉर सपोज 1 to 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, वो चीज़ें आप देखते हो ना ग्राफ वगैरह में हम करते थे बचपन में, तो वो चीज़ें, ठीक है। तो जो क्लास इंटरवल्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते इसके अंदर में, जो अपर स्कोर्स है वो इंक्लूड नहीं होते बस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास इंटरवल ले जो 15 to 20, तो यहाँ पे 20 आप नहीं लिखोगे, उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब आप नहीं देखोगे उसको, ठीक है। अगर हम इंक्लूसिव की बात करें तो यहाँ पे दोनों लोअर और अपर स्कोर्स दोनों को इंक्लूड कराया जाता है, ठीक है। अब इसको सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट मेथड माना जाता है। ऑब्वियसली हमने इसको पढ़ा भी है पहले, मतलब पहले इन द सेंस कि बचपन में पढ़ा है, क्लास 9-10 में, आई थिंक 10th में हुआ था, मतलब मेरे टाइम में 10th में था, मुझे नहीं पता तुम लोगों के स्कूल्स एंड ऑल का, बट ये चीज़ें था, ठीक है। देन हम आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड इट्स इंटरप्रिटेशन पे। तो जब भी हम फ्रीक्वेंसी टेबल को मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं इसके अंदर में। सबसे पहला रेंज का कैलकुलेशन, ठीक है। अब रेंज का कैलकुलेशन मतलब जो भी हाईएस्ट स्कोर होते हैं एंड जो लोवेस्ट स्कोर होते हैं इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेंज, ठीक है। देन द सेकेंड इज कैलकुलेशन ऑफ साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको फाइनलाइज करना पड़ता है जो भी नंबर ऑफ क्लासेस है जिसके बेसिस पे जो डिपेंड करता है साइज ऑफ द डाटा पे, ठीक है। तो आप फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है, तो अब मैंने ना फॉर्मूला नहीं लिखा बिकॉज ऑब्वियसली हम मैथ तो पढ़ नहीं रहे, और पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं पता सटीक, बट मेरे को लगता है इससे ना बहुत ही कम क्वेश्चंस चांसेस नहीं लग रहे, जितना मैं इग्नू वालों के क्वेश्चन पैटर्न को जानती हूँ। मुझे नहीं पता अगर आने वाले टाइम में वो चेंज करते हैं, बट वो वैसे कैलकुलेशन वाले एक दे सकते हैं, एक क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हो, बट ठीक है अगर आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो आराम से। बट हाँ, अगर आपको चाहिए कि बहुत अच्छा मार्क्स मिले तो फिर तो पढ़ो भाई, पढ़ो, मैं पढ़ा देती हूँ। तो इसके अंदर में फॉर्मूला दिया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देन द थर्ड इज इंडिकेशन ऑफ क्लास इंटरवल।
तो आप जब जो साइज़ होता है क्लास इंटरवल का जब डिसाइड हो जाता है ना, तो जो भी मतलब जो हाईएस्ट या लोवेस्ट कोर्स होते हैं उसको आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो, तो वो होता है इंडिकेशन ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पुटिंग द टैलीज, मतलब इसके लिए जो नंबर ऑफ केसेस है ना जो हर क्लास में हो रहा है, ठीक है, उसको नोट किया जाता है और उसको टैली के थ्रू डिनोट किया जाता है, ठीक है। देन द नेक्स्ट इज मतलब ऑब्टेनिंग फ्रीक्वेंसीज, तो जो मार्क टैलीस होता है जिसको हमने मार्क किया हुआ है, ठीक है, उसको अलग से कैलकुलेट किया जाता है, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन करना, ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालना। देन द नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल, अब ये चेक करने के लिए कि जो टोटल नंबर ऑफ टैलीस है, ठीक है, वो कैसे मतलब चेक कर मतलब वो चेक इसलिए किया जाता है ताकि आप टोटल मार्क्स निकाल सको उसमें या टोटल नंबर निकाल सको, ठीक है। अगर आप मार्क कैलकुलेट करो तो मार्क्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हो तो टोटल नंबर निकालने के लिए आप जो टैलीस का टोटल नंबर है ना उसको आप चेक करते हो, ठीक है। देन हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब हर बार मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल डाटा को बहुत ही कॉम्प्लेक्स माना जाता है और बहुत ही टफ माना जाता है, डिफ़िकल्ट माना जाता है, आप उसको ईजिली इंटरप्रेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस पर्पस को मतलब जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, उस पर्पस को सर्व नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये होता है ना कि डाटा को हम एक जियोमेट्रिक फिगर्स का मतलब रूप दे देते हैं जिसके थ्रू हम इजीली उसको इंटरप्रेट कर सकें। होते हैं ना कई सारे डाटा होते हैं कि ग्राफिकल वे में हम बेटर समझ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू उतना समझ नहीं आता, तो इसलिए हम एक जियोमेट्रिक फिगर्स दे देते हैं उसको ताकि हम ईजिली समझ सकें, इनफैक्ट हमने कोई भी ईजिली उसको समझ सके, ठीक है। बट इसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, मेजरमेंट ऑफ द डाटा उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बनाना होता है, तो इसलिए इतना भी आसान नहीं है बनाना, बट ठीक है बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक इसके सब टॉपिक पे आता है, दैट इज़ नीड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब क्यों रिक्वायर्ड है कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूज़ करें या फिर कब करनी चाहिए? तो सबसे पहला तो ये अट्रैक्टिव लगता है देखने में, दूसरा उसकी विजुअलाइजेशन बहुत ही ईजी होती है, आप देख के ही समझ सकते हो उसके डाटा की क्या क्या डाटा है उसके अंदर में इंक्लूडेड, ठीक है। तीसरा आपका फ्री इंटरप्रिटेशन या जजमेंट ईजी कर देता है, ट्रबल फ्री कर देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा। चौथा कि आपको एक बर्ड आई व्यू देता है, मतलब पूरे जो डाटा है उसको आप एक साथ देख सकते हो एक फिगर को देखते हुए, ठीक है। आपको अलग अलग चीज़ें अलग अलग फॉर्म में नहीं देखना पड़ेगा जो कि बाकी में देखना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी टेबल्स एंड वो सब में, ठीक है। नेक्स्ट इसका ये बहुत ही ईजी है कंस्ट्रक्ट करना, मतलब आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अगर आपको बस ये पता है कि आपका डाटा कितना है, किस तरीके से आपको उसको कौन से फॉर्म में कौन से ग्राफिकल फॉर्म में आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ग्राफिकल फॉर्मेट में उसको चेंज करते हो, कन्वर्ट करते हो, तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला तो ये कि आपको दो परपेंडिकुलर लाइंस बनानी चाहिए। दूसरा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो वर्टिकल लाइन होते हैं उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। हमें ये ग्राफ में पढ़ाया गया, बहुत ही डिटेल्स में हमने किया भी है इनको प्रैक्टिकली, ठीक है, कि एक्स एक्सिस बनाते हैं वाई एक्सिस बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब जो हाइट ऑफ द ग्राफ है, ठीक है, वो 75% होना चाहिए बेस के, और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब 60 to 80 के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, आप 60% to 80% तक में ला सकते हो। देन ग्राफ जनरली 4 क्वाड्रेंट्स उसके अंदर में आते हैं, लेकिन जो मतलब जो साइकोलॉजिस्ट या जो एजुकेशनल्स होते हैं यूजुअली वो प्लस प्लस का यूज़ करते हैं, जो प्लस प्लस क्वाड्रेंट्स होते हैं उसको। मैं पहले एक चीज़ बता दूँ, मेरा मैथ बहुत वीक है, लाइक बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। तो ना मैं आपको इतना डिटेल्स, ये जो ऐसी चीज़ें होती है ना जो क्या बोलते हैं यार इसको, रेशियो न्यूमेरिकल, ये चीज़ें ना उतना डिटेल्स में नहीं समझा पाऊँगी, तो ये मत सोचना कि हाँ मैं समझाना नहीं चाहती हूँ यार, मेरी वीक है, ठीक है। तो आई गेस तुम लोगों को पता भी होगा, मतलब जिनकी स्ट्रॉन्ग होगी वो अच्छे से वो कर देगा, बट मेरे से पॉसिबल जितना हो पा रहा है मैं उतना ही समझा रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, मैं इसलिए पहले से बता रही हूँ कि हाँ मेरा वीक है, तो मैं आपको बेसिक जितना लिखा हुआ है ना बुक में मैं उतना ही समझा सकती हूँ, डिटेल्स नहीं बता सकती, ठीक है। तो हाँ यही चीज़ें थी इसके अंदर में। हम आते हैं दूसरे पे, दैट इज़ टाइप ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
तो सबसे पहला है डिस्क्रीट वेरिएबल, जहाँ पे नॉमिनल डाटा को मतलब ऑब्टेन किया जाता है, मतलब नॉमिनल डाटा निकालते हैं हम उसमें से, ठीक है। अब ये अनग्रुप डाटा होती है जिसको प्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में। अब इसके लिए अगर आप डिस्क्रीट वेरिएबल्स मतलब का यूज़ करते हो तो बार ग्राफ या बार डायग्राम का आप यूज़ कर सकते हो, सर्कल या फिर पाई ग्राफ का भी यूज़ होता है कई बार, या फिर लाइन ग्राफ का यूज़ करके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो इस डाटा को, ठीक है। दूसरा है कंटिन्यूस वेरिएबल, जो हमने पहले पढ़ा था। ये ऐसी चीज़ है जिसको टेबल्स में प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये एक ग्रुप डाटा होती है ऑलरेडी, तो आप उस ग्रुप डाटा को किस तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस मतलब एक ग्राफिकली प्रेजेंट करोगे उसको, ये चीज़ है। तो हिस्टोग्राम या फिर कॉलम डायग्राम का यूज़ कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का यूज़ कर सकते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कर्व या ओगेफ, इसका यूज़ करके आप ये बना सकते हो, ठीक है। तीसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल एंड अनग्रुप डाटा। रुको मैं आपको टेक्स्ट बुक से समझा देती हूँ, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए आप बार ग्राफ का यूज़ कर सकते हो। आपको बार ग्राफ के लिए कि आपको बार ग्राफ कैसे बनाना है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा सारा प्रोसेस। मैं ऑब्वियसली सेम चीज़ रिपीट करूँगी तो फालतू में वीडियो ही लेंदी होगा, क्योंकि कुछ इसमें नहीं है। आप सीधा टेक्स्ट बुक से ये चीज़ें पढ़ने वाली है, इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं अलग से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आप बार ग्राफ का यूज़ कर सकते हो, एंड देन ये प्रोसेस आपको दिया हुआ है कैसे बनाना है। दूसरा, आप सर्कल या फिर पाई ग्राफ का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये भी एक अलग ग्राफ होती है जिसके बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि आपको एंगल क्या डालना है उसके अंदर में जब आप बनाते हो तो, ठीक है। देन लाइन ग्राफ का भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको डिटेल्स मिल जाएगा कि लाइन ग्राफ आपको बनाना कैसे है। देन ओके, तो ये नेक्स्ट लास्ट वाला टॉपिक जो कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल और ग्रुप डाटा। तो इसमें भी आपको मिल जाएगा कि आप हिस्टोग्राम या फिर कॉलम डायग्राम का यूज़ कर सकते हो, एंड देन आपको क्या चीज़ कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए जब आप इसको बनाते हो, मतलब हिस्टोग्राम बनाते हो। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन है, और ऐसा होता है हिस्टोग्राम, ठीक है। ये चीज़ें आपको दिख सकता है, ऐसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे। देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का यूज़ कर सकते हो, जो कि इस तरीके से होगा ऐसे, ठीक है। ये है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का, हाँ राइट। एंड देन ओके, नेक्स्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कर्व या ओगेफ, ठीक है। तो इसको किस तरीके से बनाना है वो भी आपको डिटेल्स में यहाँ पे दिया हुआ है, ऐसे ऐसे वो शो होगा, ठीक है। तो ये था हमारा ओवरऑल इस चैप्टर में, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिकॉज कुछ स्पेसिफिक ऐसा था नहीं इसके अंदर में। सारे जो भी थे आप डायरेक्टली बुक से पढ़ सकते हो, उसकी प्रोसेस दिए गए, कौन से ग्राफ या फिर कौन सा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको यूज़ करना है, बस उसका डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चैप्टर तो वैसे बहुत जल्दी ख़त्म हो गया ना, तुम लोगों को मज़ा ही आया होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जल्दी ख़त्म हो जाता तो मज़ा आता है, भले कुछ ना समझ आया हो। बट नहीं, सच में आई एक्सपेक्ट कि सब समझ आ गया होगा। तो तब आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा वो चीज़ें एक्सप्लेन करना तो मैं पक्का एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है, उसको डिटेल्स में। तब तक के लिए चलो बाय बाय, टेक केयर।